तो मेल इनफर्टिलिटी क्या है? जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ एक समय के बाद शादी का प्रचलन है और शादी के कुछ वर्षों बाद, अमूमन 2 वर्ष के बाद में यह परिवार उम्मीद करता है कि हमारे घर में खुशी की लहर आएगी, खुशी की लहरें उठेंगी, कोई बच्चे का जन्म होगा। लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि पुरुषों में कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से उनके मैं डॉक्टर श्वेतांग मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट पिछले 10 वर्षों से हेरिटेज हॉस्पिटल लंका में कार्यरत हूँ और मैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी को लीड करता हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि मेल इनफर्टिलिटी के बारे में एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी या जिसको सामान्य भाषा में कहें कि यह वजह जिसकी वजह से पुरुषों में नपुंसकता या पुरुषों की नपुंसकता जो होती है, यह उसके बारे में एक वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करने का एक प्रयास है। तो मेल इनफर्टिलिटी क्या है? जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ एक समय के बाद शादी का प्रचलन है और शादी के कुछ वर्षों बाद, अमूमन 2 वर्ष के बाद में यह परिवार उम्मीद करता है कि हमारे घर में खुशी की लहर आएगी, खुशी की लहरें उठेंगी, कोई बच्चे का जन्म होगा। लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि पुरुषों में कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से उनके में शुक्राणुओं की कमी होती है, या शुक्राणु होते हैं तो उनकी क्वालिटी खराब होती है, या शुक्राणु की जो क्वालिटी होती है उसमें मोटिलिटी बहुत कम होती है। इन समस्याओं की वजह से जो पुरुष रहते हैं उनमें शुक्राणुओं की कमी हो जाती है और उस वजह से उनके बच्चे नहीं हो पाते हैं। पहले चूँकि यह समस्याएँ बहुत पहले से हैं, लेकिन समहाउ यह उतनी इसकी बातें नहीं की जाती थी। इस वजह से यह पता ही नहीं चलता था कि यदि किसी व्यक्ति को बच्चा नहीं हुआ तो उसका कारण क्या है। बट आज के ज़माने में जब हमारे पास में गैजेट्स हैं, सोशल मीडिया है, तो लोग जागरूक हो रहे हैं और कहीं न कहीं इसके बारे में बातें भी करते हैं और इसके बारे में चर्चा भी करते हैं और यह जानने का भी प्रयास करते हैं कि यह क्यों हो गया। और इसके आज की डेट में जब हमारी विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है तो हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या इससे मैं ठीक हो सकता हूँ पूर्णतया। तो जहाँ तक इसकी बात है कि इसका इंसिडेंस कितना है, यह अमूमन 40% के आसपास पॉपुलेशन में आता है। और इसके क्या कारण होते हैं, जहाँ तक इसके कारण की बात है कि ये सब क्यों हो जाता है, तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक तो यह जेनेटिक हो सकता है, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि पुरुषों में XY जीन्स होती हैं, तो कई बार क्रोमोसोमल लेवल पे, DNA लेवल पे यह सब प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से शुक्राणु में कमी आ जाती है या शुक्राणु की क्वालिटी खराब हो जाती है। या मेडिकल कॉजेस हो सकते हैं। मेडिकल कॉजेस में हो सकता है कि यदि किसी व्यक्ति को एक प्रॉब्लम होती है, इसको हम लोग कहते हैं वेरिकोसील। वेरिकोसील में क्या होता है कि टेस्टिस पे खून का प्रवाह जो होता है वो ऊपर जाना चाहिए, वो नहीं जाता, नीचे कलेक्ट होने लगता है, जिसकी वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो शुक्राणुओं की क्वालिटी को कम कर देता है और उसकी मात्रा को और उसकी संख्या को भी कम कर देता है, काउंट्स को भी कम कर देता है। तीसरा, कई बार एक बीमारी होती है, इसको हम कहते हैं गलसुआ, इंग्लिश में हम उसे मम्स कहते हैं। मम्स की वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि टेस्टिस जो होते हैं उनकी साइज छोटी हो जाती है, वो एट्रोफिक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। जब वो छोटे हो जाते हैं तो उनके अंदर यह शक्ति ही नहीं रहती है कि वो शुक्राणु को पैदा कर सकें। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कि टेस्टिस जो होता है, अमूमन हम यह सब जानते हैं कि टेस्टिस जो है वो ईश्वर ने हमारे शरीर के बाहर निकाला है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर उसको बाहर ठंडा चाहिए। यदि वो शरीर के अंदर रहता तो टेम्परेचर हॉट रहता है तो उसके खराब हो जाता है वो। तो लेकिन कुछ बच्चों में समस्याएं होती है, इसको हम अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। अनडिसेंडेड टेस्टिस में क्या रहता है कि कई बार टेस्टिस नीचे ही नहीं आ पाते। तो जब बच्चा पैदा होता है, यदि साल भर के अंदर आपको लगता है कि आपका बच्चे का टेस्टिस नीचे नहीं आया है, तो अवश्य उसको आप अपने आसपास के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और उसका यथासंभव इलाज कराएं। क्योंकि यदि 12 से 13 वर्ष तक होते होते यदि वह नीचे नहीं किया गया तो यह मान के चला जाता है कि वह टेस्टिस नष्ट हो चुका है और उसमें जो है शुक्राणु पैदा करने की अब कोई भी शक्ति नहीं रह गई है। कुछ बच्चों में टेस्टिकुलर टॉर्जन हो जाता है, जिसमें कि टेस्टिस जो होता है अपनी एक्सिस से घूम जाता है, जिसकी वजह से वो टेस्टिस खराब हो जाता है। यह कुछ मेडिकल कॉजेज हैं जिसकी वजह से आपको टेस्टिकुलर जो है ट्रॉफी हो जाती है या टेस्टिस साइज में छोटे हो जाते हैं।
या शुक्राणुओं की वजह की गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके स्पर्म के काउंट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। जहाँ तक इसकी बात है कि लक्षण, तो हम सब जानते हैं लक्षण वही रहते हैं कि मेरी शादी को 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, कई बार लोगों को 7-7 साल हो जाते हैं, अटेम्प्ट मल्टीपल करते हैं, नहीं हो पाता। और जब हम सीमेन की जांच कराते हैं तो उसमें यह निकल के आता है कि आपके शुक्राणु बिल्कुल भी नहीं है, या हैं तो उनकी मात्रा बहुत कम है, या कई बार मात्रा ठीक रहती है तो कई बार उसकी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी और उसकी मॉर्फोलॉजी बहुत ही खराब रहती है, जिसकी वजह से आगे चल के उनका प्रोसेस नहीं हो पाता और इस वजह से बच्चे नहीं पैदा हो पाते। जहाँ तक है कि इसमें हम क्या किया जा सकता है, आज की डेट में क्या अवेलेबल टेस्ट हैं, तो जहाँ तक टेस्ट की बात है तो पहला टेस्ट तो हम सबको मालूम है कि सीमेन एनालिसिस हम कराते हैं। जब भी कोई ऐसा कपल आता है तो पहली चीज़ जो फीमेल पार्ट है वो तो गायनेकोलॉजिस्ट देखती हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ देखती हैं, उसका देखती हैं कि कहीं उसकी वजह से कोई कमी तो नहीं है। जो पेशेंट्स मेल वाला पार्ट होता है वो यूरोलॉजिस्ट के द्वारा, हमारे द्वारा देखा जाता है, जिसमें कि हम यह पहली चीज़ कराते हैं सीमेन की जाँच, और उसके साथ कुछ हार्मोन की जाँच कराते हैं, जिसमें कि FSH हार्मोन, जिसके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, LH, सीरम टेस्टोस्टेरोन कराते हैं, कुछ लोगों में सीरम प्रोलैक्टिन कराने की भी जरूरत पड़ती है, और एक पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और नीचे एक स्क्रॉटल अल्ट्रासाउंड स्क्रॉटम कराया जाता है, यह देखने के लिए कि कहीं हमारा इन हार्मोन कारण की वजह से तो कहीं कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो रही है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे होते हैं बिफोर टेस्ट, वो होता है लोकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, जिसमें कि हम उसका मिएटस देखते हैं, पेनिस देखते हैं, स्क्रॉटम देखते हैं, स्क्रॉटम में टेस्टिस की पोजीशन देखते हैं, और टेस्टिकुलर साइज देखते हैं कि वो छोटा है, बड़ा है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो हार्ड तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देख के ओवरऑल फिर पेशेंट का जब रिपोर्ट आती है तो उस हिसाब से उसको एसेस करके ये बताया जाता है कि उसका कॉज क्या है, वेदर कॉज ट्रीटेबल है और वेदर कॉज नॉन ट्रीटेबल है। कुछ लोगों में ऐसा भी होता है जिसको कि हम लोग इवैल्यूएट करते हैं टेस्ट के बाद में कि हमारा यदि शुक्राणु नहीं है किसी के तो उसका कारण क्या है, वो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है या वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है। बहुत लोगों में ऐसा होता है कि कई बार वास एक पतली सी ट्यूब होती है जिससे कि सीमेन जो होता है वो टेस्टिस से बाहर तक आता है, इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर निकलता है हमारे पेनिस के। कई बार वो लोगों में एब्सेंट होती है, या कई बार उसमें एपिडाइडिमिस या वास के लेवल पे क्या होता है वो सिकुड़न होती है रास्ते में। तो कभी कभी ये रहता है कि अंदर तो प्रोडक्शन ठीक होता रहता है टेस्टिस के अंदर, बट बाहर जो है वो नहीं आ पाता। तो ऐसे केसेस में कुछ लोगों में एज पर द रिक्वायरमेंट पेशेंट को टेस्टिकुलर बायोप्सी की भी जरूरत पड़ती है। ये एक छोटा सा प्रोसीजर होता है इसमें कि पतली सी नीडल डाल के कुछ शुक्राणुओं को निकाल के उसको माइक्रोस्कोप से टेस्ट किया जाता है कि वास्तविकता में टेस्ट जो सीमेन में नहीं आ रहे हैं स्पर्म्स, उसका कारण क्या है। इससे भी ये पता चल जाता है कि प्रॉब्लम हमारी किस लेवल पे है। और जहाँ तक है कि हम इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, तो पहली चीज़ तो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। यदि आप बहुत ओबीज हैं, यदि आप स्मोकर हैं, आप क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों को कम करने की ज़रूरत है। आपको वेट कम करने की जरूरत है, आपको स्मोकिंग छोड़ने की ज़रूरत है। अल्कोहलिक हैं तो उसको कम करिए। यदि आप एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में रहते हैं, खासकर वो लोग जो कि हमारे सेना के जवान हैं या BSF के लोग हैं, तो डेफिनेटली एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस में भी चल के में शुक्राणुओं की क्वालिटी खराब होने का रिस्क रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अंडरगारमेंट्स की बात मैं करना चाहूँगा। इफ़ यू आर वेयरिंग टू टाइट अंडरगारमेंट्स तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अंदर गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ लोगों में टेस्टिकुलर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और सीमेन की क्वांटिटी को या क्वालिटी को वो कम कर सकता है। तो एक तो ये हो गया जो हमारे रूटीन जो चीज़ें उससे हम कर सकते हैं। रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑप्शंस में क्या अवेलेबिलिटी है, यदि कॉज सर्जिकल है, जैसे वेरिकोसील है या वास के लेवल पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, एपिडाइडिमिस के लेवल पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो डेफिनेटली ये सारी प्रॉब्लम्स ट्रीटेबल हैं। बट कभी कभी क्या होता है, बायो सर्जरी आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, बट कभी कभी क्या होता है कि हम सारे टेस्ट कराते हैं बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम इज एट द लेवल ऑफ जेनेटिक या क्रोमोसोमल लेवल पे प्रॉब्लम है या मैचुरेशन अरेस्ट है। तो ऐसी चीज़ों का चूंकि प्रॉब्लम बहुत ही माइन्यूट लेवल पे है, तो आज की डेट में उसका एज सच कोई फिर ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं अवेलेबल रहता। फिर आपको IVF की तरफ जाना या उसकी तरफ सोचना आपको पड़ सकता है। तो बट देन ऑल्सो
कई इसमें फेजेस होते हैं, तो हमेशा यदि आपके अगल बगल या स्वयं में या आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जिसको कि मेल इनफर्टिलिटी, जिसको पुरुष नपुंसकता कहते हैं, यदि ऐसा आपको दिखाई देता है तो निश्चित अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। यह वीडियो एक शॉर्ट वीडियो है जिससे कि जो सोसाइटी में एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कम लोग बात करते हैं या जिसके बारे में जागरूकता की कमी है, डेफिनेटली उसको वीडियो के माध्यम से लोगों को पहुंचाया जाए और इस जितने भी जो लोग इसके संपर्क में आए उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। थैंक यू।